जो सब सिरोजल या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड 10 to 12 सेंटीमीटर का अगर है पेशेंट और वो हम्म। करना चाहती है यूट्रस, तो या अगर उसकी सर्जरी भी करनी है, मायोमेक्टमी करनी है, तो मैम उससे पहले हम्म। हम मतलब उसको ब्लीड भी कर रही है ज्यादा, तो फिर हम उसको हम्म। एग्जाम में हम बोलेंगे, अगर यानी कि हम फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो तो हम उसको यूलिप्रेस्टर स्टेट या GnRH लगाएं, या क्योंकि मोस्टली लोग यही मुझे नो, उन्होंने किया है कि देखो, बस आप जो यूली डायरेक्ट क्रिस्टल है, मायोमेक्टमी। देखो यूली क्रिस्टल तो अवेलेबल है नहीं इतनी आसानी से। तो फैसिलिटी किस चीज की आप कह रहे हो कि नहीं है? जो फाइब्रॉइड है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि द मोमेंट यू विल स्टॉप द मेडिकल ट्रीटमेंट इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग और इट विल इंक्रीजिंग इट साइज अगेन। ठीक है। तो आप किस फैसिलिटीज की बात कर रहे हो कि नहीं है आपके पास? मत मीन्स मैम, ये जो यानी UAE या फिर MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड है, तो वो सब मोस्टली ये कहते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में मायोमेक्टमी ही होती है डायरेक्ट, तो तो फिर इसलिए जो है मायोमेक्टमी ना। इज बेटर। इवन यूएई से भी बेहतर मायोमेक्टमी है बहुत सारे सिनेरियोज में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यंग पेशेंट एंड शी वांट्स टू कंसीव, उसके अंदर यूएई में बी वेरी गुड, बट मायोमेक्टमी इज मायोमेक्टमी इज बेटर बिकॉज यूएई के भी डिफरेंट आइडियाज है कि ये ब्लड सप्लाई खत्म होती है तो उसके अंदर लेटर ऑन आईयूजीआर और कंसेप्शन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब कुछ स्टडीज आ रही हैं जो यूएई को फर्टिलिटी कंजर्विंग में सपोर्ट करते हैं। बट वी डोंट रियली हैव गाइडलाइंस के फर्टिलिटी कंजर्विंग में यूएई का कितना फायदा है। सिमिलरली मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, उसके अंदर यूएई एट टाइम्स उतना सक्सेसफुल नहीं होता, एक्सेप्ट के इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट, जो एंड आर्टरीज तक जाके वो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स का कर सके। सो मायोमेक्टमी इज अ वेरी गुड मोडालिटी। आप उसको उसकी जगह आप जीएनआरएच और ये चीजें बोल रहे हो विच इज टोटली रॉन्ग, सीधा सीधा फेल। ठीक है ना? तो आपको अपनी प्रायोरिटी का पता होना चाहिए। यूएई बाकी हर जगह अवेलेबल है भी नहीं, और ये बहुत अच्छी होती है यूएई की ट्रीटमेंट उस केस में जिसमें एक तो फैमिली कंप्लीट हुई हुई है, फॉर एग्जांपल शी इज 40 एंड अबव, उसने आगे कंसीव नहीं करना, सिंगल फाइब्रॉइड है, तो उसके अंदर यूएई इज गुड। बट अगेन यूएई इज ऑल्सो नॉट 100%। ठीक है, पेशेंट को भी बताएंगे, एंड देन इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, एंड ऑल्सो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन मायोमेक्टमी। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ मिनिमली इन्वेसिव सॉर्ट ऑफ अ प्रोसीजर एंड लेस लीस्ट इंटरवेंशन होती है और पेशेंट का अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, मेजर सर्जरी से वो बच जाता है, बट इट्स मोर एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट एवरीवेयर अवेलेबल। और इसको अप्लाई करने के यानी इसको ऑफर करने की इंडिकेशंस है। हर एक में नहीं हम कर देते कि नंबर वन पे यूएई है, नंबर वन पे मायोमेक्टमी ही है मोस्टली। ठीक है। मैम ठीक है मैम, थैंक यू। सो यू वेलकम। अच्छा, सो आज हमने इन्वेस्टिगेशंस पे वैसे बात करनी थी। जैसे मैं आपको भी पहले बता रही थी कि आई हैव फ्यू लेक्चर्स ऑलरेडी ऑन माय चैनल, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस हमने डिस्कस की हुई हैं, बट हर क्लास में बिकॉज पार्टिसिपेंट्स भी डिफरेंट होते हैं तो काफी चीजें और भी ऐड हो जाती हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी, और कुछ ना कुछ और ऐड हो जाता है। तो स्पेशली फॉर दोज हु आर पेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और यू मे नॉट बी पेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन जो पूरी कंपाइल होना बहुत जरूरी होती है। और पहले हम इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, फिर वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू डू प्रिपरेशन फॉर द एक्सटेंडेड टॉक्स एक्चुअली। क्योंकि फिर इस इन्वेस्टिगेशंस को हम पूरी तैयारी में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताती हूँ। ठीक है। सो पहले किसी को कोई क्वेरी, कोई 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 एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशंस कि कहीं फंसे हो एग्जाम में, वो मुझे बता दो एंड देन वी कैन स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशंस। अस्सलाम वालेकुम मैम। तो वालेकुम सलाम जी सान्या। मैम ये जो हम ये बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टिगेशंस मांग लेते हैं, फिर एग्जामिनर भी अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी। तो फिर वो मतलब ये कब मांगनी है हमने, ये वाली हम्म। कंफ्यूजन होती है। सिर्फ ये अल्ट्रासाउंड बहुत पे ही है? इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताती हूँ। यही तो सारी बात है जहां जाके कैंडिडेट फंस जाता है और जहां जाके एग्जामिनर ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि ऑफेंड होने वाली बात भी होती है। क्योंकि चलो लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी की तो बात जो है वो हम बात करते हैं, बट जो बड़ी इन्वेस्टिगेशंस एग्जैक्टली है जैसे एमआरआई, सीटी, डॉपलर, मैं इसलिए इसको बड़ी कहूंगी क्योंकि एक तो अगेन, एक तो हर हॉस्पिटल में हर जगह अवेलेबल भी नहीं है वेरी फ्रैंकली।
दूसरी चीज ये है कि दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तीसरी चीज ये कि इफ दे आर नॉट एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल इफ दे आर डन फॉर फ्री इन सम गवर्नमेंट सेटअप, वहां पे अगर फ्रीली भी अवेलेबल है, तो भी ये ज्यादती है कि किसी पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं है और आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के या हॉस्पिटल के रिसोर्सेज इस्तेमाल करा रहे हो अननेसेसरीली उस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन इतनी हाई फाई करवा के। तो आपने हर सूरत जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसको देख कर एडवाइस करना है, अगर वो वाकई उसमें इंडिकेटेड हो। तो ये बिल्कुल मैं आपको भी बताती हूँ। सो दिस वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन ऑफ कोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कम बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की, यानी कि बेसलाइन, क्योंकि अब जो बड़ी है उसके बाद मैं उस पर आती हूँ। ठीक है सानिया, यू विल गेट योर आंसर। सो जब भी आप कोई केस कर रहे हो या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और ये जितनी मैं बातें बताऊंगी दिस इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम, इट्स फॉर योर रियल लाइफ ऑल्सो। प्लीज आपने इसको उसी तरह ही अप्लाई करना है, और आपने कोई अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कि एक पेशेंट गलती से आ ही गई है आपके पास, तो उससे आप एक कोई लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विच आई नो मेनी नॉन एफसीपीएस डॉक्टर्स आर आल्सो डूइंग इट लाइक दैट, कि वो एक लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको लिख देते हैं, वो बेचारी करा भी लेती है, और फिर उसके कोई 20-30 हजार तो सिर्फ उन मामूली इन्वेस्टिगेशंस पे ही लग जाते हैं, जो कि उसमें जरूरत ही नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन तो हम कराते ही हैं, राइट। बट बेसलाइन को भी कराने में क्या कराना है, स्पेशली एग्जामिनर विल नोटिस इट, कि आप बेसलाइन फॉर एग्जांपल सीबीसी करा रहे हो, तो आपने उसके ऊपर उस सीबीसी में से क्या चीज पिक की, और उसके बाद फर्दर क्या किया। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली वी ऑल नो, आप एक सीक्वेंस ऑफ बेसलाइन भी याद कर लो, क्योंकि यू कैन नॉट मिस अ सिंगल इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन ऑल्सो। होता ही है कि एग्जाम सिनेरियो में आप इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हो एंड यू फॉरगेट टू आस्क फॉर एग्जांपल अबाउट ब्लड ग्रुप, और यू फॉरगेट टू आस्क अबाउट ब्लड शुगर रैंडम, क्योंकि आपको लगा कि आपने सारी बेसलाइन बोल दी है। तो ऐसे नहीं, आप किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी उसमें उसको पक्का पक्का रट्टा लगा लो या जो भी कर लो कि ये मेरी बेसलाइन है। सो स्टार्टिंग विद, आई नॉर्मली स्टार्ट माय बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन विद द ब्लड ग्रुप, राइट। सो ब्लड ग्रुप, अच्छा ब्लड ग्रुप में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, ब्लड ग्रुप अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल बी पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव है, दैट्स ओके। अपना रिफ्लेक्स बनाना है। पेशेंट कहती है मेरा ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उसने वो नेगेटिव कहा, वहीं पे आपने नहीं भूलना ऑप्स के पेशेंट में खास तौर पे कि हस्बैंड का क्या ब्लड ग्रुप है, उधर ही पूछ लो बिफोर गोइंग अहेड विद सीबीसी एंड अदर थिंग्स, क्योंकि बाद में वापस आके पूछना बहुत मुश्किल होगा। ये छोटी छोटी टिप्स है एग्जाम के लिए कि आप ताकि कोई चीज मिस ना करो। सो पेशेंट ने नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोला, साथ ही आपने कहा हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, उसने बोल दिया पॉजिटिव, राइट। तो उससे अगला यहीं पे मांग लो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स इसलिए मांग लो क्योंकि आगे जाके इतना कुछ और निकलता है उस पेशेंट के अंदर कि आप इस एस्पेक्ट को तो भूल ही जाते हो कि उसके अंदर जो है ये RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली चीज भी रूल आउट करनी है। ये तीन चीजें पूछ के, यानी ब्लड ग्रुप पूछ लिया, हस्बैंड का पूछ लिया, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट वही मांग लिया, बाकी एंटिटी गिवन और नॉट गिवन या आप पेशेंट से पूछ चुके होते हो हिस्ट्री में, राइट। लेकिन आपने ये तीन टेस्ट फौरन से मांग लेने हैं एग्जामिनर से। उसके बाद आप आते हो अपनी बाकी की बेसलाइन पे, यानी कि सीबीसी। सीबीसी में आपने एग्जामिनर से सीधा सीधा मतलब फौरन मांगना है कि आपने सीबीसी क्यों कराया, हीमोग्लोबिन, ग्राम्स पर डेसिलीटर, पीएलसी काउंट एंड प्लेटलेट काउंट। अब इन तीनों में से जो भी चीज एग्जामिनर आपको थोड़ी सी भी एबनॉर्मल दे, जैसे कि अगर वो कहता है कि एचबी कम है, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने एचबी से कम पे हमने उससे आगे लेके जाना है। यानी कि अगर आपके पेशेंट में वो कहता है एचबी 9 है, राइट, तो 9 है तो वहीं पे एमसीवी, एमसीएचसी और एमसीवी मांग लोगे, ठीक है, एमसीएच, एमसीएचसी, ये तीनों चीजें मांग लोगे। उसमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, और फिर यहीं पे सीरम फेरेटिन और टीआईबीसी भी मांग लोगे। और अगर आपको एमसीएचसी से लगता है कि थैलेसीमिया वाला है, तो फिर आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी वही मांग लोगे, ठीक है। इंस्टेड के आप सारी पहले बेसलाइन पूरी करो और फिर आप उससे रिलेटेड रिलेटेड मांगना शुरू करो। और आई एम टेलिंग यू, सॉरी मैं आप सबको जरा म्यूट करूंगी। जिसने बोला बीच में, बेशक आप हैंड भी रेस कर सकते हो या अपने आपको अनम्यूट करके बीच में बोल सकते हो उसी वक्त। मैं यही बता रही थी कि अब ये नहीं हो सकता जैसे कि उसने वो नेगेटिव बोला और आगे एचबी भी कम मिल गई, तो आपने मिस ही कर दिया कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप और इनडायरेक्ट फ्लूइड टेस्ट, ठीक है। तो जहां जहां जो जो चीज आ रही है वही वही उसको पूरा करके इवेलुएट करके आगे चले। यानी एचबी कम हो गई तो आपने वहीं पे आरबीसी इंडिसेस मांग लिए, रेफरल स्मेयर मांग लिया आपने, वहीं पे सीरम फेरेटिन टीआईबीसी मांग लिया, एंड इफ यू आर सस्पेक्टिंग दैट शी मे हैव थैलेसीमिया माइनर, तो आपने वहीं पे एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी मांग लिया।
उसके बाद टीएलसी मांगा और प्लेटलेट काउंट मांग लिया, ठीक है। अगर टीएलसी फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा दिया तो फिर आप वहीं पे सीआरपी भी मांग सकते हो, ठीक। सो ये हो गया सीबीसी। उसके बाद आप वायरल मार्कर्स, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी-एचसीवी और एंटी-एचआईवी भी हमारे में मांग लेते हैं। सो अगर तो एक भी चीज पॉजिटिव है, जैसे कि उसका एचसीवी पॉजिटिव दे देते हैं, तो एलएफटीज आप उधर ही मांगेंगे। अगर वो आपको एलएफटीज दे देते हैं और नॉर्मल है तो ठीक है, अगर वो आपको एलएफटीज वही अब नॉर्मल दे रहे हैं तो पीटीए पीटीटीआई एनआर भी वही मांग लो। सो ये चीजें आप जिस तरह मर्जी याद करो, किसी को जुबानी याद करने की आदत होती है वो जुबानी याद कर ले, किसी को एक टेबल बनाकर लिख कर करने की आदत होती है कि एचबी कम है तो मैंने ये 4 चीजें मांगूंगी, ब्लड ग्रुप ये है तो मैंने ये जरूर मांगना है। अगर फॉर एग्जांपल वायरल मार्कर में एंटी एचसीवी पॉजिटिव आ गया, वही मैंने एलएफटीज मांगे, उसने कहा एलएफटीज नॉर्मल है तो मैंने आगे कुछ नहीं मांगना। अगर उन्होंने कहा कि एलएफटीज नहीं नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आपको एबनॉर्मल वैल्यूज बता दी, तो आपने वहीं पे पीटीए पीटीटी आईएनआर मांग लेना है, ठीक है। और मोस्टली ये कहा जाता है जब आप एलएफटीज मांगते हो एंटी एचसीवी के बाद तो कहते हैं नॉट अवेलेबल, तो बस फिर ठीक है, फिर आगे ना चलो, फिर अब आप फिर पीटीए पीटीटी भी मांगने की जरूरत नहीं। यू विल आस्क फॉर पीटीए पीटीटी ओनली इफ एलएफटीज आर एबनॉर्मल, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल लाइफ, यानी कि नॉर्मल प्रैक्टिस में कई लोग जो कि प्रोबेबली स्पेशलाइजेशन जिनकी नहीं, जिन्होंने नहीं की हुई है, जो वो आर नॉट एक्चुअली इन अ पर्टिकुलर फील्ड या सिर्फ एमबीबीएस और समथिंग जीपी वगैरह, वो क्या करते हैं, वो दे डोंट इवन वेट फॉर रियलिटी, दे जस्ट राइट डाउन ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। और बेचारा जो पेशेंट है, अगर आप एक लैब में जाओ तो मैं तो हैरान हो गई हूँ प्राइसेस पे, कि अगर सिर्फ सीबीसी और वायरल मार्कर्स करा लो तो मेरा ख्याल है 6 से 8 हजार का खर्चा पेशेंट का आजकल आता है, ठीक है ना, एक प्राइवेट लैब में। और इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट से भी करा रहे हो, अगर फ्री में भी उसकी हो रही है, तो वही इन्वेस्टिगेशन जो वाकई किसी पेशेंट में जरूरत है वहां पे रिसोर्सेज यूज हो ना, इंस्टेड के आप एक अच्छी वाली पेशेंट जो कि गलती से सी पॉजिटिव आ गई है, उसमें बगैर वजह के पीटी पीटीटी या एनआरबी कराए, तो दैट्स रॉन्ग। सो इस चीज को इसी तरह आपने याद रखना है कि जो चीज एबनॉर्मल आई है उसको वहीं पे पूरी तरह एवेलुएट कर लेना, ठीक है। सो हम ये कर रहे थे कि ठीक है, वायरल मार्कर्स आपने इसमें कर लेने। उसके बाद यूरिन कंप्लीट। सो यूरिन कंप्लीट में आपने क्या करना है, पस सेल से को हमारा काम जो है ना, पस सेल से, शुगर, प्रोटीन से और नाइट्रेट्स चलो मांग लो, बिकॉज वो आपको रीइंफोर्स करेगा थोड़ा सा इन्फेक्शन को। आई डोंट थिंक वी रियली नीड टू नो अबाउट द एपिथेलियल सेल्स एंड द ऑक्सलेट्स एंड इस तरह की चीजें। सो आप अगर पस सेल्स पॉजिटिव आ गए या ज्यादा आ गए तो फिर आप उसको आगे लेके जा सकते हो, कंसिडरिंग के कल्चर एंड सेंसिटिविटी डेफिनेटली फिर मांग लोगे, ठीक है। तो यूरिन के अंदर आप बस यही चीजें, अगर वो कहीं यूरिन के लिए क्या चाहिए, तो वैसे यूरिन की तो इवन ग्रॉस अपीयरेंस पे भी कमेंट होता है, उसकी माइक्रोस्कोपी पे भी होता है, तो वो आप आपका कल्चर सेंसिटिविटी इज द नेक्स्ट स्टेप देन, ठीक है। और ब्लड शुगर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग जाके एग्जाम में बोलते हैं अच्छी वाली पेशेंट है, शुगर की कोई मसला ही नहीं, शुगर मतलब गायनी का केस है, फाइब्रोइड का, सीधा सीधा ब्लड शुगर पूछते हैं, टाइम्ड ब्लड शुगर, लाइक व्हाट इज दैट, जस्ट आस्क फॉर रैंडम बीएसआर, एक बीएसआर भी 92 आई है तो यू आर आउट ऑफ दैट शुगर थिंग। व्हाट इज टाइम्ड ब्लड शुगर। या फास्टिंग पूछते हैं, तो क्या आप पेशेंट के बाकी टेस्ट भी रोक दोगे जब तक वो फास्टिंग की हालत में लैब में नहीं जाएगी। आई थिंक एक सिंपल ब्लड शुगर रैंडम इज ओके, बट अगर पेशेंट डायबिटिक है या फिर पेशेंट के अंदर आपने जब हिस्ट्री ली और सिम्टम्स में आपको लगा कि कुछ चीजें या कुछ कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज से रिलेटेड हो सकती हैं, तो फिर आप फिर भी आप फास्टिंग या जीटीटी का जिक्र कर सकते हो या एचबीएवंसी का जिक्र कर सकते हो। लेकिन किसी भी पेशेंट में कि इस चीज को ज्यादा टाइम या इंपॉर्टेंस देने की या कोई एक एबनॉर्मल टर्म बोलने की जरूरत ही नहीं है कि एग्जामिनर के थोड़ी देर के लिए कान खड़े होंगे ये क्या कह रहे हैं कि टाइम्ड ब्लड शुगर, क्या आप उसके टेस्ट ही नहीं करोगे जब तक कि वो, क्योंकि सैंपल तो एक ही दफा वो जाकर देगी ना, वो ये तो नहीं होगा कि आज के दिन बाकी रिपोर्टें दे आई है तो अगले दिन जाके शुगर करा रही हो, तो शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, एक तो कराओ बीएसआर, उसी से पता चल जाना है कि आगे आपको फर्दर इवेल्युएशन ऑफ डायबिटीज करानी है नहीं। उस पेशेंट में हिस्ट्री से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि आपने किस हद तक शुगर को इवेलुएट करना है इस पेशेंट में। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सीधा सीधा बीएसआर बस मांगिए। मैम और ऑप्स के पेशेंट में ओजीटीटी बोलेंगे या फास्टिंग ब्लड शुगर बोलेंगे ऑप्स के पेशेंट में? ओजीटीटी आप बोलो, क्योंकि देखो ओजीटीटी की स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है, हमारे तो पॉपुलेशन में साउथ एशियन ही होना एक रिस्क फैक्टर ऐड हो गया ना। तो अगर लेकिन ओजीटीटी आपको पता होना चाहिए कि अर्ली ओजीटीटी आप किस में बोल रहे हो, और ये जो है
24 से 28 वीक्स वाला OGTT आप किस में बोल रहे हो? ठीक है। अच्छा मैडम जी, कह रहा हूँ कि तमाम प्रेग्नेंट पेशेंट का ही आपने OGTT कराना है। मैं ये तो कह रही हूँ बिकॉज हमारी तो पॉपुलेशन साउथ एशियन है ना, साउथ एशियन होना ही एक रिस्क फैक्टर है अब तो OGTT के लिए, और मैम क्योंकि साउथ ये एशियन में पॉलिसिस्टिक ओवरीज और ये बहुत ज्यादा, तो GDM के इंसिडेंस बहुत बढ़ गए जी सानिया। और मैम ये जो अगर प्लेटलेट हमारे पास डिक्रीज हो तो फिर PTA PTT उस वक्त ना ये तो करवाएं। पूरा टॉपिक बदल गया ना। देखो अगर प्लेटलेट्स कम है तो फिर तो वो पूरी वैल्यूएशन होगी, इसमें जो भी आपके आगे टेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वो सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा जो है फिर आप PTA PTT बिल्कुल प्लेटलेट्स में भी कराओगे। यस मैम, पहले हम जो है वो मैनुअल रिपीट करवा के उसके बाद आगे करवाएं ना, या पहले से ही करवा लें? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन और आपको कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मिली है, जैसे कि HB की कम दी है, या जैसे सानिया ने कहा कि प्लेटलेट्स ऐसे आ गए, तो आप डेट जरूर चेक करो कि ये क्या फ्रेश रिपोर्ट है, यस्टरडे की ही रिपोर्ट है। अच्छा, अगर तो HB कम है और क्लिनिकली आपको पेशेंट ठीक लग रही है, जैसे उन्होंने कहा 8 HB और क्लिनिकली आपको 10 से ज्यादा लग रही थी, तो यू कैन गेट इट रिपीटेड, राइट। या पेशेंट कहती है कि उसकी 8 HP थी, उसको ब्लड लग गया था, और अब तो भी आप कह सकते हो कि ये 2 दिन पहले की HB है, उसके बाद उसको ब्लड लगा, तो मुझे एक फ्रेश HB बता दें, राइट। तो लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर यस, अगर और कोई आपको हिस्ट्री में चीज नहीं मिली और ऑल ऑफ अ सडन एक प्लेटलेट्स ही आपको कम दे दिए, तो आप उसे भी रिपीट कर सकते हो। एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स रिपीट कराना इज नॉट सपोज टू बी वेरी गुड थिंग, वेरी फ्रेंकली। कि आपको एक रिपोर्ट दी गई है और आप उससे रिपीट, आपने उसको अपनी क्लिनिकल एवेल्युएशन से पहले कंपेयर करना है। और इट इज वेरी वेरी रेयर कि आपकी क्लिनिकल एवेल्युएशन और रिपोर्ट आपस में मिले ना, क्योंकि अगर एक पेशेंट पहले ही है ही ITP की पेशेंट, तो फिर तो प्लेटलेट्स लो ही होंगे ना, फिर क्यों रिपीट करा रहे। या एक पेशेंट इजी ब्रूजिबिलिटी और उसके साथ आती है, तो भी वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर की ऑलरेडी पेशेंट है तो है ना। तो आपने यही समझना है कि आपके पास बेस्ट लैब की रिपोर्ट है। अल्ट्रासाउंड भी, अगर आपके पास एक अल्ट्रासाउंड है विच इज कोरिलेटिंग विद योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, दैट्स गुड इनफ। हाउएवर अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, तो यू कैन गेट इट रिपीटेड। एनॉमली स्कैन इज वन अल्ट्रासाउंड जिसमें हमें 2 ऑथेंटिक रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं बिफोर वी डिसाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक और है। मैम अगर जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ जाता है तो रिपीट कराएं? जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो आपने उसी तरह करना है जो इसकी मैनेजमेंट में रिपीट होता है। ओके मैम। ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशंस को रिपीट कराने से आपका टाइम भी एग्जाम में वेस्ट होता है, और आपका जो है इम्प्रेशन भी इतना अच्छा कोई नहीं आता। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है आप उसको अपने क्लिनिकल एवेल्युएशन से रिलेट करके फिर आप देखते हो क्या आपने इसको रिपीट करने का भी कहना है, नहीं। अदरवाइज यू हैव टू रिलाई ऑन द इन्वेस्टिगेशंस एग्जामिनर इज गिविंग, राइट। सो डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है क्या उसके बाद उसकी कोई मैनेजमेंट हो गई भी है, और अगर हो गई भी है तो देयर इज नो हार्म टू गेट अ फ्रेश रिपोर्ट डन एट दैट टाइम। ठीक है। सो बेसलाइन तो तकरीबन जो ब्लड से रिलेटेड है वो हमारी यही है। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ आर यू गोइंग टू आस्क फॉर द अल्ट्रासाउंड, ऑप्स का अल्ट्रासाउंड भी और पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी, वो भी मैंने बड़ी दफा अपनी क्लासेस में वैसे बताया है। जो तो है गायनी का अल्ट्रासाउंड, वो कोई बताएगा कि आपने किस तरीके से मांगना है। मैं बताऊं? जी सानी। मैम ऑप्स में तो डेटिंग स्कैन है, एनोमली स्कैन है और फ्रेश स्कैन हम मांगेंगे। गुड। मैम डेटिंग कैसे स्कैन, ma'am, I want to know the dating scan of the patient in which I will confirm the period of gestation, nuchal translucency, number of fetuses, and if these are multiple, then chorionicity भी check करेंगे। ठीक है। और रिसेंट मैम स्कैन कैसे मांगोगे? मैम recent scan में I want to check the gestational I want to check the Leica volume, presentation of the fetus, and the lie of the fetus, and the placental localization, estimated fetal weight. अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो आपने रिसेंट स्कैन बोला उसके
अंदर अगर आपने बिल्कुल फ्रैंकली मैं सही बताऊंगी बिल्कुल अच्छा नहीं बोला, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये बड़ी सेंसिटिव चीज है। अभी शुरू में किसी ने शायद आपने क्वेश्चन किया था कि हम फलानी इन्वेस्टिगेशन को मांग ले तो एग्जामिनर ऑफेंड हो जाए, तो फिर ये वो। तो बात ये है कि अल्ट्रासाउंड तो एक ऐसी चीज है जिसपे वो बहुत ज्यादा ऑफेंड होते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज है जो कि सिर्फ एक शायद गायनोकोलॉजिस्ट को ही पता है कि ऑप्स का या गायनिक अल्ट्रासाउंड में क्या देखना है, क्या मांगना है। कोई और फील्ड का बंदा नहीं बताएगा कि अगर आप यूट्रस देखना चाह रहे हो तो उसमें क्या क्या देखोगे, ठीक है। तो जब आप ये चीजें ठीक मांगोगे नहीं एग्जाम में तो बड़ा बुरा इंप्रेशन आएगा। आप एक सीक्वेंस रखो, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। जब आपने ऑप्स का रीसेंट स्कैन फॉर एग्जांपल मांगा तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद अ सिंगल नंबर ऑफ फीटसेस, ठीक है, प्रेजेंटेशन, लाई, प्लेसेंटा। उसके बाद जब आप बीबी को डिस्क्राइब करने लगे हो तो हम तो उसकी एक एक मेजरमेंट भी हमें चाहिए होती है। हमें तो बीपीडी, फीमर लेंथ, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एस्टिमेटेड बेबी वेट, जेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स चाहिए होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद आपने अब ये पूरा का पूरा आपका बेबी या एनी नॉर्मली सीन उस वक्त ग्रॉस एनॉमली, ये बेबी पूरा करने के बाद लाइकर में अमाउंट ऑफ लाइकर इन टर्म्स ऑफ एएफआई या सिंगल डीप पॉकेट, पूरा आप उसको प्रोफेशनली बोलो ना कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली चाहिए, उस टर्म्स यूज करके, ठीक है। उसके बाद आपने चलो प्लेसेंटा का प्लेसेंटल लोकलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोग मेच्योरिटी ऑफ प्लेसेंटा भी कह देते हैं, लेकिन वो शायद कोई इतनी कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। और उसके बाद आपने इफ अगर डॉपलर करा रहे हो तो फिर एसडी रेशियो या एंड डायस्टोलिक फ्लो उस पर कमेंट करोगे अगर डॉपलर करा रहे हो। और फिर एनी पैथोलॉजी इन द पेल्विस, क्योंकि कई दफा फाइब्रॉइड भी तो होता है ना यूट्रस के साथ या कुछ और होता है, सो दैट बिकॉज अगर आप रिसेंट स्कैन पे एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपको क्या क्या चाहिए तो वो फिर सिर्फ वही देगा जो आप पूछोगे। बाद में पता चले कि उसका तो फाइब्रॉइड भी था, बाद में पता चले कि उसका तो एएफआई टोटल कम था, लाइकर खाली तो नहीं हम बोलेंगे। और आपने प्रेजेंटेशन, आपने नंबर ऑफ फीटसेस देखने हैं, क्या पता कोई एक स्मॉल प्रिपरेशियस वो पड़ा हो, ट्विन पीछे कहीं पड़ा हो। तो आपने उसके अंदर एक एक वो चीज देखनी होती है कि नंबर से लेके लाए प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इसी तरह डेटिंग स्कैन में डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डेट के अंदर जिसकी जेस्टेशनल एज है, चलो बहुत ज्यादा वो ना भी बोलो कि जो भी सीआरएल और वो चीजें, लेकिन डेट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डेटिंग स्कैन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो फिर आप अपने उसके क्लिनिकल के साथ कोरिलेट करते हो। और गायनी का अल्ट्रासाउंड कौन बोलेगा? कोई ट्राई करे। सानिया ने अच्छी ट्राई की थी, बट द थिंग इज कि अब आई एम श्योर अब जब मैंने बताया तो शी विल नॉट मिस एनीथिंग, सो गायनी का भी ट्राई करे कोई। मैडम मैं करूँ? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी करे। मैडम हम मांगेंगे मैडम आई नीड द एब्डोमिनो पेल्विक स्कैन। ठीक है। तो मैडम टू एना कमेंट्स ऑन द यूट्रस, ओवरीज, एनी एडिनोसिस पैथोलॉजी। आप सबको म्यूट करिए, फिर आप जो है ना अपने आप को अनम्यूट कर लो। बुशरा खांगी, बुशरा, बुशरा आप अपने आप को अनम्यूट कर लो जरा। म्यूट हो गई है बुशरा मेरी से। हाँ जी, अब दोबारा से शुरू करें। गायनी हाँ का मैडम आई अल्ट्रासाउंड नीड, स्कैन जो है। मैडम हम ऐसे कहेंगे कि मैडम आई नीड द एब्डोमिनो पेल्विक स्कैन टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी रिलेटेड टू यूट्रस, ओवरीज, एनी एडिडेक्सल पैथोलॉजी। ठीक है, मैडम बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं बोलूं? बोलना। मैम मैं मैं बताऊं? बोलूं? मैं जी बोलूँ? सीधे यूट्रस का बताना, यूट्रस एंटीवर्टेड। अल्ट्रासाउंड pelvis मैं मांगना है तो बताऊँ मैम? I want the ultrasound चलो pelvis for the size of the uterus for सिद्रा को endometrial. बोलने दो, हैंड रेस करोगे बाकी से। सिद्रा बोलो। I want the ultrasound pelvis for the size of the uterus, endometrial thickness with the regularity, endometrial myometrial junction, and any adnexal myometrial and adnexal pathology. ओवरीज पे कम वो adnexal pathology बोल एडिनेक्सल दिया ना इस बोला तरह से उन्होंने। अगर सिद्रा वाज मच अगर बेटर, वो फिर बुशरा आपका बिल्कुल ठीक नहीं था। सबसे पहला ब्लंडर बुशरा का। एब्डोमिनो पेल्विक क्या होता है? एब्डोमिनो पेल्विक स्कैन का मतलब तो ये है कि एब्डोमेन का भी और पेल्विस का भी। एब्डोमेन का कब कराना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पेल्विस हम तो पेल्विक स्कैन मांगते हैं, और पेल्विक स्कैन में एक पेल्विक स्कैन है, एक टीवीएस है। जो टीवीएस है वो आपने तब मांगना है जब आपको एब्डोमेन से ना यूट्रस फील हो रही है, ना आपको ओवेरियन कोई मैस फील हो रहा है। क्योंकि इफ यू नॉट अगर आपको कोई भी मैस एब्डोमेन से फील नहीं हुआ पीए करते हुए, तो फिर
ज्यादा बेहतर होता है कि टीवीएस पे फाइंडिंग्स मिल जाती है। अगर ये करते हुए आपको कोई मैथ जैसे कि फाइब्रॉइड है या कोई वेरियन सिस्ट इतनी बड़ी है कि जो आपको पेल्विस से बाहर आके ऊपर एब्डोमेन में मिल रही है, तो फिर आप पेल्विक स्कैन मांगोगे। एब्डोमेन स्कैन का हमें गायनी में जरूरत नहीं पड़ती, वो कहाँ जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने एब्डोमिनल पेल्विक तो पहली बात दूसरा बोलना ही नहीं, आपने खाली पेल्विक स्कैन बोलना है। पेल्विक स्कैन में क्या मांगेंगे वो भी हमें किसने, सिद्रा ने मेरे ख्याल है अच्छा बताया, बट उसको थोड़ा और भी इम्प्रूव करेंगे। उसके अंदर आप पहले लिखोगे कि साइज ऑफ द यूट्रस, एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड। उसके बाद आप एंडोमेट्रियम से शुरू करोगे, एक सीक्वेंस से शुरू करो। जैसे मैंने ऑप्स का कहा कि पहले पूरा बेबी का मांगो, फिर लाइकर का मांगो, फिर प्लेसेंटा का, फिर यूट्रस का, फिर पेल्विक पैथोलॉजी का। इसी तरह गायनी के अंदर यू स्टार्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियम, endometrial thickness, regularity, endometrial myometrial echo junction, and then any myometrial pathology or myometrial echo texture. You need to use proper terminologies, right? Why echo texture or why all this? Because echogenicity is going to tell you ना वो हाइपर echoic है या हाइपो echoic है या वो क्या है। अगर कोई पैथोलॉजी है वो हमें भी पता है कि अगर फाइब्रॉइड है तो वो हाइपर echoic आ रहा होगा या वो जो भी आ रहा होगा, राइट? सो आपने उसको इसी तरह से मांगना है। So endometrial thickness, regularity, endometrial, myometrial echo texture, या junctional echo texture, फिर myometrial echo texture, any pathology in the adnexa या ovaries में in particular कह दो, और any other pathology in the pelvis, ठीक है, ये आप मांगोगे। और उसके अलावा ये कि कुछ केसेस में जिसमें वो कहते हैं कि केयूबी किस में मांगे किस में ना मांगे, केयूबी आपने किसी में भी नहीं मांगना, प्रोलैप्स में मांग लो सेकेंड डिग्री और बियॉन्ड में केयूबी। और आई विल नॉट रिकमेंड कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में जैसे कि मैथ्स में उन चक्रों में आप पढ़ो ही ना, हमने केयू भी नहीं मांगना जब उसे किडनी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपने जो है क्या उसे कहते हैं, इवन जब आप एंडोमेट्रियम की मांग रहे हो तो रेगुलरिटी थिकनेस, देयर इज नो हार्म यू आस्क फॉर द ब्लड सप्लाई फॉर द एंडोमेट्रियम आल्सो, बिकॉज़ इफ इट इज अ थिकन एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो वो भी कुछ शो करता है एशपिया को या मैलिग्नेंसी को। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, ब्लड सप्लाई, myometrial echo texture, junctional echo texture, myometrial echo texture, and any pathology in the adnexa and the pelvis. और उसके अलावा ये कि एब्डोमेन का जो अल्ट्रासाउंड है, देखो जब एब्डोमेन का विशुअल अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसके अंदर आपने लिवर को भी देखना होता है, आपने स्प्लीन को भी देखना होता है, आपने किडनीज पे भी कमेंट करना होता है, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग अल्ट्रासाउंड होता है। और कई दफा तो इतना रश लगा होता है अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में कि अननेसेसरीली कि उसमें एक यंग पेशेंट है और उसका गलती से कुछ छोटा मोटा फाइब्रॉइड आ गया और कैरेट के लिख के भेज दो कि मुझे तो एब्डोमेन का भी अल्ट्रासाउंड चाहिए, और वो बेचारे उस पेशेंट के लिवर को देख रहे हैं, किडनीज को देख रहे हैं, इधर मोड़ के इस साइड की किडनी, उधर मोड़ के उस साइड की किडनी, स्प्लीन को देख रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है और बाहर एक लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, एक डॉक्टर के अननेसेसरीली टाइम भी आप नहीं यूज कर सकते हो ना। तो इस वजह से आपने जो है देख के एब्डोमिनल स्कैन आप उसमें मांग सकते हो जिसके अंदर आपके एलएफटीज डिरेज्ड हैं, तो आप लिवर का एको टेक्सचर साथ देख लोगे। या फिर किसी उस पर्टिकुलर में जिसको लंबर पेन है तो आप किडनी के लिए करा सकते हो। आई डोंट थिंक कि किसी और चीज में हमने एब्डोमिनल स्कैन, एक्सेप्ट कि कोई आपको एसाइटिस मिल जाए, ठीक है, तो फिर आप एब्डोमिनल स्कैन करा सकते हो, वरना आई डोंट थिंक कि किसी और चीज में गायनी में एब्डोमिनल स्कैन की जरूरत है, ठीक है। तो ये वाली चीज, तो ये आपने गायनी में। अब गायनी के अंदर दो तीन और इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं आमतौर पे केसेस में, एक ट्यूमर मार्कर्स, और फिर सीटी किस में कराना है और एमआरआई किस में कराना है। अगर एक पेशेंट है उसके एग्जामिनेशन में आपको ओवेरियन सिस्ट फील हो रही है, एडिनेक्सल पैथोलॉजी फील हो रही है, और फॉर एग्जांपल के आपको उन्होंने उसके अंदर क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर एक कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, ठीक है, तो फिर तो आप ट्यूमर मार्कर्स मांग लो, लेकिन अभी फॉरेन सीटी ना मांगो। आप कहोगे कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट्स, राइट। अगर कोई एक भी ट्यूमर मार्कर ज्यादा है तो फिर आप सीटी स्कैन मांग लोगे। अच्छा, एग्जाम में भी होता है कि एग्जाम में दे डोंट गिव यू अल्ट्रासाउंड इवन, बट यू नो द पेशेंट हैज गॉट सम एडिनेक्सल पैथोलॉजी, आपकी एग्जामिनेशन पे देयर इज सम एडिनेक्सल पैथोलॉजी प्रेजेंट। तो फिर आप क्या करोगे कि आप उसका ना उनसे कहोगे कि मैं फर्दर, पहले तो कहोगे मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स बिकॉज आई कैन फील द एडिनेक्सल पैथोलॉजी, एग्जामिनर विल से कि ओके विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो फिर देर इज नो हार्म बिकॉज आपने उसका एक एग्जामिन किया हुआ है और आपको लग रहा है कि इट्स नॉट अ फाइब्रॉइड और हिस्ट्री, और एग्जामिनेशन इज गोइंग मोर टुवर्ड्स
ओवेरियन सिस्ट, तो फिर आप उस वक्त भी ट्यूमर मार्कर्स मांग सकते हो, ताकि कोई तो इंडिकेशन आपको मिले कि आपने आगे क्या करना है। और कई दफा होता है कि वो शायद आपको अल्ट्रासाउंड ना दे और कोई एक आधा ट्यूमर मार्कर ज्यादा दे दे, जस्ट टू सी कि अब क्या करोगे। तो इवन इफ यू डोंट हैव एनी ट्यूमर, यू डोंट हैव एनी अल्ट्रासाउंड बट यू हैव वन ट्यूमर मार्कर विच इज क्वाइट हाई, तो भी आप सीटी एब्डोमेन पेल्विस मांग सकते हो, ठीक है, टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो ये आपका एक्चुअली सारा कॉन्फिडेंस है और आपका कॉन्सेप्ट है फॉर द इन्वेस्टिगेशंस कि आप किसमें क्या मांग रहे हो। Directly going for a CT is a very big blunder. Going for tumor markers without even, check it, without feeling any cyst on examination or having no cyst and ultrasound is a blunder. Then बात ये कि क्यों examiners जो है एकदम से सारी investigations नहीं देते, because they need to seek exactly कि आपका कितना concept है उस चीज को लेकर कि आपने इसके अंदर बाकी सीटी कराना है या नहीं. So if any one of the tumor markers are more than normal and you are feeling a cyst, adnexal cyst, even if you don't have an ultrasound report, you can go for the CT scan, right? अगर एग्जामिनर बार बार आपसे कहता है कि अल्ट्रासाउंड छोड़े, हम विल डिस्कस अबाउट इट, आप अपनी रिपोर्टें पूरी करें, राइट? आपने आगे तो चलना है, तो वन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स इज हाई एंड यू कैन फील अ cyst inside, so there is no harm you ask for the CT scan there and then. तो इस चीज को ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा घुमाते तो हैं एग्जामिनर्स, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है उस टाइम पे कि आप यू शुड एग्जैक्टली नो कि आपने ये जो, जिस तरह अभी सानिया ने क्वेश्चन किया था कि ये जो इम्पोर्टेंट वाली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशंस को जो होती है वो कब कब मांगना है, उसी का तो कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वेरी फ्लैटली, क्योंकि बेसलाइन तो सब रट्टे मार के गए होते हैं कि ये हो गया तो ये मांग लेंगे, ये हो गया तो ये मांग लेंगे। असल बात उसमें आती है कि कब क्या मांगना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन कब मांगनी है और कब नहीं मांगनी। इसी तरह एमआरआई के ऊपर है। एमआरआई आपने तब मांगना है जब आपने इन्वेजन ऑफ द डिजीज को देखना है, और सीटी आप तब मांगते हैं जब स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द सरफेस स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखी जाती है। तो जो तो हमारा होता है ओवेरियन स्प्रेड, वो तो हम सीटी से देख लेते हैं। अगर सर्वाइकल या यूट्राइन स्प्रेड हो तो वो एमआरआई से देखा जाता है, यानी कि हमने इन्वेजन देखनी होती है, जैसा कि एंडोमेट्रियम कितना को मायोमेट्रियम में इन्वेड की हुई है इन केस ऑफ सी एंडोमेट्रियम, वो हमें उससे पता चलेगा। सो इफ यू हैव अ पेशेंट ऑफ सी एंडोमेट्रियम और सी सर्विक्स, तो फिर तो आप एमआरआई कराओगे। एमआरआई का एक और मकसद भी है, सीटी स्कैन आपको कभी भी ओवरी के सिस्ट के फीचर्स नहीं बताता डिटेल में, या अल्ट्रासाउंड बताता है या एमआरआई बताता है। एट टाइम्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ द सिस्ट। कई दफा अल्ट्रासाउंड भी थोड़ा सा आपको धोखा दे जाते हैं। इंटरेस्टिंगली वही बात है, आई सीन अ पेशेंट, हालांकि डर्मोइड इज वन डायग्नोसिस जो अल्ट्रासाउंड 100% बना देता है, लेकिन जब उसके अंदर टीथ या ऐसी चीजें ना हो और सिर्फ सेबेशियस मटेरियल हो, तो फिर थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड में भी मिस्टेक का चांस हो सकता है। सो इफ यू नीड टू नो एग्जैक्टली अबाउट द फीचर्स ऑफ द सिस्ट, तो भी आप एमआरआई करा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ बहुत रेयरली जरूरत होती है। मोस्टली अल्ट्रासाउंड आपको सिस्ट के सारे फीचर्स दे ही देता है, जिससे बी और एम रूल आ जाते हैं, और फिर जब एम रूल ज्यादा आ रहे हो तो फिर इट्स बेटर टू गेट द सीटी स्कैन डन इंस्टेड कि आप दो दो इन्वेस्टिगेशन उसमें कराओ। एमआरआई बहुत रेयरली जरूरत होती है एडिनेक्सल या ओवेरियन पैथोलॉजी में देखने के लिए, और वो सिर्फ तब जब आपने कोई फीचर्स ऑफ द सिस्ट को रिकन्फर्म करना हो, ठीक है। तो ये बात आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि कई दफा एग्जामिनर आपको बहुत एम्बिग्विटी के साथ अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स देते हैं और वो नहीं देते कोई और फाइंडिंग, तो आप कह सकते हो कि जस्ट टू रिकन्फर्म और जस्ट टू हैव मोर फीचर्स ऑफ द सिस्ट, तो मैं एमआरआई करा सकती हूँ, लेकिन स्प्रेड ऑफ सी ओवरी या स्प्रेड ऑफ द डिजीज तो मैं सीटी स्कैन से देखूंगी, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। उसके अलावा जो ऑप्स के अंदर अच्छा, ऑप्स पे जाने से पहले मैं अभी गायनी की बात करती हूँ। फिर है इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस। मैडम अच्छा, एक अब इसके क्वेश्चन अंदर था। थोड़ा सा हमारे पास ना फर्क है। जी नूर। हाँ मैम, जैसे सर्वाइकल सीए है या वल्वल सीए है, उसमें क्लिनिकल स्टेजिंग की इम्पोर्टेंस है। तो हम जो एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया और बायोप्सी करते हैं, बिल्कुल तो उससे पहले हमें सीटी एमआरआई मांगना चाहिए या बायोप्सी के बाद मांगना चाहिए? मांग ले, उससे पहले मांग ले, बेशक मांग ले। उसकी वजह यह है कि आपका एक कंप्लीट स्टेजिंग के लिए हम ईयूए कर रहे हैं ना। देखिए, दो ऑप्शंस है, जो कि सीए सर्विक्स है,
सीए सर्विक्स का तो अगर तो आपके पैप्समेयर में या उसके अंदर मेलिग्नेंसी आ गई हुई है और अब आप यूए और बायोप्सी लेने जा रहे हो तो देयर इज नो हार्म, क्या पहले एमआरआई करा लो। लेकिन कई दफा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बल्कि मोस्टली पैप्समेयर पे नहीं आया होता सीए और आप कॉल्पोस्कोपी और बायोप्सी कर रहे होते हो उसके बाद सीए आता है, तो फिर तो आपको पहले एमआरआई नहीं कराना। जब अनलेस यू आर नॉट श्योर दैट शी इज रियली हैविंग सीए तो फिर तो पहले नहीं एमआरआई कराओगे ना। अगर श्योर ही बायोप्सी के बाद होना है तो फिर आप तब जैसे हम एंडोमेट्रियल थिकनेस में अगर अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा आती है और फिर हम उसकी पेल से या हिस्ट्रोस्कोपी से बायोप्सी करते हैं उसके अंदर सी आता है तो फिर हम उसका एमआरआई कराते हैं। अगर नहीं आया फॉर एग्जाम्पल सही। एटीपी आ गया तो फिर हम एमआरआई नहीं कराते, फिर हम डायरेक्टली सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। अच्छा, एक इनफर्टिलिटी की मैं आपको एक इनफर्टिलिटी और एक पीसीओ। अच्छा, इनफर्टिलिटी का अगर पेशेंट है ना, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक एक सीक्वेंस या एक तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन मांगने का। जैसे कोई भी पेशेंट है, नॉट पर्टिकुलरली मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी, कोई भी पेशेंट है उसके अंदर अगर आप एक दफा ब्लड टेस्ट मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शी इज हैविंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन एंड शी इज हियर विद सम गाइनी प्रॉब्लम मे बी एचएमबी और समथिंग, राइट। आपने एचएमबी के लिए तो चलो उसका सीबीसी से लेके बेसलाइन सारे करा लिया एवेलुएट, उसके बाद अल्ट्रासाउंड मांग लिया वट एवर। और लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट दैट शी इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन ऑल्सो। सो हाइपरटेंशन के लिए देर इज नो हार्म कि आप उसका ईसीजी भी, एलएफटीज, आरएफटीज जो कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर अगर आप करा लो तो वो बेसलाइन उसकी होती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इवन ईसीजी भी और फंडोस्कोपी भी। So don't forget to get all these things done, so especially in chronic diabetics or chronic hypertensive patients। इसी तरह कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसकी ईसीजी को मांगने नहीं भूल जानी। यानी कि एक कंप्लीट इवेलुएशन आपने उस पेशेंट की कर लेनी ताकि आपको एक उसकी बेसलाइन हेल्थ ऑफ द पेशेंट का भी तो पता होना। मैम और इसमें और भी क्वेश्चन अच्छा ही समझा जाता है। जी। क्वेश्चन है मैम। हाँ मैम हाँ। ये जो क्रॉनिक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए कहें तो अगर 2 years बैक वो जो है डायग्नोज हुई है या कुछ, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के लिए मांगनी है या जस्ट 5 years के यू आर बाद राइट, ही मुझे आपका अगर क्वेश्चन समझ आ गया। देखो, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि तो 5 साल से पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि हम फंडोस्कोपी कराएं या उसकी ईसीजी कराएं। एक्चुअली द थिंग इज कि पेशेंट को तो डायग्नोसिस 2 इयर्स पहले हुआ है बट यू नेवर नो कि वो तो पहले से थी। सो कोई भी पेशेंट आता है ना उसमें आप करा ही लो। ठीक है। यस मैम, थैंक तो वो कर लो। चलो 1 मिनट, सॉरी मुझे कॉल आ
अच्छा सॉरी, ठीक है। सो हम ये बात कर रहे थे, सानिया ने क्वेश्चन किया था कि अगर वो 5 साल से कम में डायग्नोज हुई है तो वो सब बिल्कुल ठीक है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इवन 10 साल लगते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप होने में भी। लेकिन वही बात है कि वी डोंट नो कि वो 2 साल पहले भी वो जो अब डायग्नोज हुई है वो कब से डायग्नोज, कब से वो मसला था। तो इट्स बेटर टू गेट इट डन। आप एग्जाम में आराम से बस कहो कि शी इज क्रॉनिक डायबिटिक, तो मैं इसके अंदर इसका ईसीजी, आरएफटीज और आइस के कराऊंगी, और एलएफटी सिर्फ तब अगर वो ग्लूकोफेज या लॉन्ग टर्म इस तरह की मेडिसिन पे, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। वरना एलएफटीज का शुगर से कोई लेना देना नहीं। हाइपरटेंशन के अंदर हम एलएफटीज, आरएफटीज आए और ईसीजी करा लेते होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने बीच में मिस आउट नहीं कर जानी करानी। और इट्स ऑलवेज बेटर कि एक सीक्वेंस में मांगो। जैसे मैं आपको इनफर्टिलिटी का बता रही थी, इनफर्टिलिटी के अंदर सबसे पहले वो जो कि सबसे आसान टेस्ट है कराने, लेस इंटरवेंशन वाले, इवन जैसे हस्बैंड सेमेन एनालिसिस है, विच इज इवन नॉट अ ब्लड टेस्ट, बिकॉज ब्लड टेस्ट के लिए भी तो एक नीडल प्रिक तो जा ही रही है। तो सबसे पहले एचएस है, उसके बाद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, और तीसरे नंबर पे फिर ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट देखो बात ये है कि अगर तो पेशेंट के बेशक पीरियड्स नॉर्मल भी है, लेकिन इट्स बेटर कि एग्जाम में आप उसका सेकेंड डे एफएसए चैलेंज और फिर प्रोलैक्टिन एक बेसलाइन करा लो। और अगर वो 35 या इससे ऊपर है तो सीरम एएमएच भी वहीं करा लो, ठीक है। और फिर आगे उसकी फर्दर बात की जाए। और डे 21 प्रोजेस्टेरॉन इन 28 डे साइकिल भी करा लेते हैं, ताकि हमें उसका एक ओव्यूलेशन और उसकी कंफर्मेशन हो जाए। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर उसके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो फिर एफएसएच का क्या वो है सिग्निफिकेंस, या डे 21 प्रोजेस्टेरॉन ना कराया जाए। एफएसएच तो चलो हम एक बेसलाइन करा लेंगे फर्टिलिटी वाले में, लेकिन जो डे 21 प्रोजेस्टेरॉन है, देर आर आई थिंक देर वो कोई 5% या कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी एन ओवुलेटरी साइकिल होती है। तो फिर एक बेस लाइन उसका ओवुलेटरी स्टेटस देखने के लिए इट्स नॉट इसमें मसला नहीं। और ये चीज अच्छा। और उसके अलावा अगेन आपको एग्जैक्टली हस्बैंड सेमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स का भी पता होना चाहिए आपको, फीमेल के अल्ट्रासाउंड का। और इसके अंदर एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भूल गई, जब आपने इवन बिफोर हार्मोनल प्रोफाइल, आपने पहले हस्बैंड सेमेन एनालिसिस, उसका फीमेल का अल्ट्रासाउंड पेल्विस, और तीसरे नंबर पे आपने उसकी ट्यूबल पेटेंसी स्टेटस भी पूछना है। अब ट्यूबल पेटेंसी स्टेटस के अंदर आपने दो चीजें आप पूछ सकते हो। आप कह सकते हो कि स्टेरोसेल्पिंगोग्राम, और या फिर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ठीक है। हिस्ट्रोस्कोपी तो इसमें जरूरत ही नहीं है, हिस्ट्रोस्कोपी तो एक अलग चीज है। इसमें सिर्फ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी रिकमेंडेड होती है, प्रेफरेबली डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, बिकॉज 100% इसकी रिपोर्ट है। लेकिन ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज लिटिल एक्सपेंसिव देन एचएसजी, एक्सक्यूज मी। लेकिन एचएसजी की 100% नहीं, 60% सेंसिटिविटी है, उसकी 100% ठीक रिपोर्ट नहीं होती एचएसजी की। और इट इज डन इन अनस्टरलाइज्ड कंडीशंस। अनफॉर्चुनेटली अनस्टरलाइज्ड कंडीशंस की वजह से there may be a few patients who end up in having pelvic abscess, because जब अनस्टरलाइज्ड कंडीशंस में अनस्टरलाइज्ड डाई डाली जाती है यूट्रस में ट्यूबिन देखने के लिए, तो इट कैन एंड अप इन इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक एब्सेस आल्सो, जो कि खुली हुई ट्यूबों को उल्टा बंद कर देने वाली बात है। तो ये आप कर लेते हो तब। और किसी ने पूछा व्हाट इज सीरियल प्रोजेस्टेरॉन लेवल, वो मैं बताती हूँ जी। मैम क्वेश्चन मैम एग्जामिनर जो है इस बात पे भी ऑफेंस हो गई थी कि पहले हिस्टेरो क्यों मांग ली, कि अभी तक हार्मोनल प्रोफाइल करवाया नहीं और आप इतनी जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर करवाने चली हैं, हिस्टेरो करवा रही हैं। और वो देखो आपस की बात है। बात ये है कि if she's a young patient with no risk factor and she's got normal regular menstrual cycles present, तो देर इज नो हार्म कि आप जब सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बोल रहे हो तो उसके अंदर एचएसए, देन अल्ट्रासाउंड, देन एचएसजी, और फिर हार्मोनल प्रोफाइल बोल दो। लेकिन चलो ठीक है, आई थिंक एग्जामिनर की बात भी इतनी गलत नहीं है कि बिकॉज हमने अगर हार्मोनल प्रोफाइल तो कराना ही है तो हमने कराना ना, अगर कराना ही है तो पहले लेस इन्वेसिव बोल दी जाए जिसके अंदर एचएसए और अल्ट्रासाउंड है, और उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल है, और फिर आप एचएसजी बोल दो। आई थिंक दिस ये सुनने में भी बेहतर लग रहा है। हाँ, ऑफेंड तो होने वाली बात का मुझे नहीं समझ आई, लेकिन द थिंग इज के सीक्वेंस ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्योंकि क्लिनिकली कई दफा जब हम क्लिनिक कर रहे होते हैं या हम जब ओपीडी कर रहे होते हैं, पेशेंट इज वेरी नॉन अफोर्डिंग एंड ऑल, तो कई दफा हम हार्मोनल प्रोफाइल स्किप भी कर देते हैं, कंसिडरिंग दैट शी इज हैविंग एब्सोल्युटली रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स।
तो चलो हम इसका अल्ट्रासाउंड से देख लेंगे फॉलिकल इंस्टेड कि हम इसका डे 21 प्रोजेस्टेरोन लेवल करा लें। बट एग्जाम के अंदर इट्स बेटर कि हम सारा कुछ ही बोल दें, क्योंकि हम कभी वापस जाके दोबारा नहीं पूछ सकते ना इन्वेस्टिगेशन। और किसी ने कहा सीरियल प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है, मैंने बोला डे 21 प्रोजेस्टेरोन लेवल इन अ 28 डे साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपको फिजियोलॉजी पता हो तो आपको पता है कि डे 21 प्रोजेस्टेरोन इंडिकेट्स ओव्यूलेशन, बट इन अ 28 डे साइकिल यानी जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आने के 7 दिन पहले वाला जो लेवल है वो बताता है। अब किसी में अगर इरेगुलर साइकिल्स है या 28 डेज का साइकिल नहीं है, तो उसके अंदर हमें कैसे पता है कि 7 दिन पहले का हम प्रोजेस्टेरोन कैसे पता करें? तो हम 21 डे पे कराएंगे, फिर ऑल्टरनेट डे पे कराते जाएंगे टिल शी गेट्स द पीरियड्स। एंड ऑन द डेट शी गेट्स द पीरियड उससे 7 डे पहले वाला लेवल देख लेंगे कि ये डे 21 प्रोजेस्टेरोन लेवल है जो हमें ओवुलेशन के बारे में बता सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर जिसने क्वेश्चन किया था। एक्सक्यूज मी मैम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, जी। जब हम हार्मोनल प्रोफाइल पूछते हैं तो एग्जामिनर अक्सर बता भी देते हैं किसी की वैल्यू एबनॉर्मल अगर है तो फिर तो हम HSG नहीं मांगेंगे ना, अगर सारे प्रोफाइल नॉर्मल आ रहे मसलन हैं उसके बाद। एबनॉर्मल वैल्यू एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एबनॉर्मल वैल्यू का क्या मतलब है कि एफएसएच क्या 30 है, इज शी लाइक प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर? फिर क्या एचएसजी का जरूरत? फिर तो आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जाके सोचो ना। कभी कभी या पेशेंट का फिर कुछ भी नहीं, जैसे मैम एक हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म है, फिर तो केस ही बदल गया, फिर क्या एचएसजी का करना? बट मैम इफ ऑल वैल्यूज नॉर्मल, सारा हार्मोनल प्रोफाइल भी नॉर्मल आ रहा है बट पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है, तो फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन करने से पहले हमें HSG बेसलाइन करवाना चाहिए ना। अच्छा मैं बताती हूँ, इट्स बेटर कि हम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस में एचएसजी को भी एंड पे बोलें, बट देन हाँ आप एग्जाम में बोल दो, लेकिन मेरा ख्याल है देखो 2 साल उसके अंदर भी क्राइटेरिया है ना कि सब फर्टिलिटी के अंदर वो पूरे हो रहे हैं। अब ये भी ना हो कि 6 महीने के बाद ही आप एचएसजी भी करा रहे हो और वो सारा कुछ इन लो रिस्क पेशेंट। सबसे पहले ये सारी इन्वेस्टिगेशंस उसके लिए हैं जो 2 साल हो गए हैं इन लो रिस्क, मतलब 2 साल के बाद आप शुरू कर रहे हो काम। मैम प्रोलेक्टिन और थायराइड सना प्रोफाइल। मीर ने क्वेश्चन किया इट्स टू लॉन्ग, आप वैसे हैंड रेस करके बोल लो। मैम थायराइड हाँ प्रोफाइल और थायराइड प्रोलेक्टिन का रोल प्रोफाइल है सर। यस, इसकी गाइडलाइन 2-3 डिफरेंट गाइडलाइंस है, उसमें डिफरेंट है। एक में वो कहते हैं कि हर एक में थायराइड करा लो, एक में वो कहते हैं कि सिर्फ सिम्टोमेटिक में थायराइड करा लो। तो वो था जस्टिफाइबल, अगर आप करा लो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इटसेल्फ कैन बी बिकॉज ऑफ द थायराइड। तो आप करा लो, बट इसकी दूसरी जस्टिफिकेशन ये है कि पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, तो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ऐड करके तो मैं जो हूँ वो क्या मतलब क्यों मैं करा लूँ? तो आप जो आप लोग करते हो डिपार्टमेंट में आप करा लो। आई डोंट थिंक वी गेट थायराइड प्रोफाइल डन इन एवरी पेशेंट ऑफ सब फर्टिलिटी, राइट? बट मैम इन सब क्लिनिकल hypothyroidism there is no symptoms at all. सॉरी, In subclinical hypothyroidism, जस्टिफाइड है, बिल्कुल only TSH बिल्कुल is ठीक कह रहे हो, abnormal. ठीक कह रहे हो, करा लो फिर। ठीक है, गुड। सो फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कराना पीसीओ के पेशेंट में। जी सिद्रा, ये एंड्रोजन लेवल्स कराने पीसीओ के पेशेंट में, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स। नहीं, नेवर नेवर नेवर, उन चक्रों में नहीं पड़ना। एक तो इतने एक्सपेंसिव, कोई कहता है DHEA कराओ, कोई कहता है फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल और पता नहीं क्या क्या। ये सिर्फ उन पेशेंट्स में जिसमें आपको क्लिनिकली जेन्युइन हर्सिटिज्म मिले, जो कि फेरमैन गैल्वे स्कोरिंग के थ्रू आप कैलकुलेट करो एंड यू थिंक शी इज रियली अ केस ऑफ हर्सिटिज्म टू रूल आउट एनी एड्रीनल ट्यूमर्स और एनीथिंग लाइक दैट, फिर आप करोगे। जी साइमा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट आती है और हम मैम ट्यूमर मार्कर्स मांगते हैं, सब नॉर्मल आते हैं, तो फिर हम सिटी स्कैन मांगेंगे उस पे? अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ट्यूमर मार्कर इज नॉट 100%। फिर आप अल्ट्रासाउंड पे बी और एम रूल्स देखोगे, अगर आपके एम रूल्स ज्यादा है तो देयर इज नो हार्म कि आप बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी सीटी करा लो, और वो यूं जस्टिफाई करोगे कि मैंने पूरा एवेलुएट करना है और स्प्रेड ऑफ द डिजीज को देखना है बिफोर आई गो हेड विद माय सर्जरी, बी और एम रूल के मुताबिक देख के। या अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है तो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स को कैलकुलेट करके। ठीक है, मैम पीसीओ पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन भी ना मांगे? नहीं
पीसीओ के पेशेंट में सिर्फ तब करेंगे अगर वो जेन्युइनली हर्सिटिज्म की पेशेंट है तो। मैम अगर वो कहती है कि बहुत ज्यादा बाल आते हैं और वो खुद बता रही है, मतलब आपने क्लिनिकली देखना है ना, वो तो हर पेशेंट ही कहेगी, लेकिन आपने क्लिनिकल स्कोरिंग करनी है जो कि एक पूरी स्कोरिंग है पीसीओ के अंदर हर्सिटिज्म की। जी मैम। ठीक है वो। अच्छा, एक चीज और किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है सेकेंडरी सबफर्टिलिटी से रिलेटेड, उससे मुझे एकदम से याद आ गया सेकेंडरी एमेनोरिया का, राइट, और इवन प्राइमरी एमेनोरिया भी। प्राइमरी एमेनोरिया पे भी मेरा पूरा कंप्लीट लेक्चर है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस। तो जो तो सेकेंडरी एमेनोरिया फॉर एग्जांपल है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टिगेशंस और डिटेल्स मांगना शुरू कर देनी। इंटरेस्टिंग बात यह मैं आपको बताती हूँ, जब आप क्लिनिकली किसी पेशेंट को देखें, इफ शी कम्स टू यू विद सेकेंडरी एमेनोरिया एंड यू हैव डेफिनेटली रूल्ड आउट प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मेडिसिन दे देते हैं विथड्रॉल ब्लीड के लिए, राइट। अगर वो विथड्रॉल ब्लीड कर जाती है, हमारा तो डायग्नोसिस देयर एंड देयर बन जाता है, यानी कि वो शी इज अ केस ऑफ पीसीओ, राइट। बट एग्जाम के अंदर आप एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन मांग लो और थायराइड भी मांग लो, और ताकि वापस आपको जाकर ना वो देखना पड़े। लेकिन ये है कि नॉर्मली आम हालात में, बिकॉज हमने वही बात है कि व्हेन यू सिटिंग इन योर क्लिनिक and nobody, it's not always a good idea to get all the sort of investigations done. तो सेकेंडरी एमेनोरिया में आप प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद उसको विथड्रॉल ब्लीड की मेडिसिन दे देते हो, और शी ब्लीड्स विद द विथड्रॉल मेडिसिन, तो इट मींस शी इज हैविंग पीसीओ एंड देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग हर लाइक दैट। एग्जाम में आप पीसीओ के आप इसके साथ बाकी की मांग सकते हो। एंड इफ अ पेशेंट इज देयर हु डजंट ब्लीड विद द विथड्रॉल मेडिसिन, तो फिर आप उसका एफएसएच, एलएच और वो सारा कराते हो, इवन एएमएच भी। और अगर वो सारा कुछ फॉर एग्जांपल नॉर्मल आया है, लेकिन विथड्रॉल की मेडिसिन से वो ब्लीड नहीं कर रही, देन शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एशरमैन, और फिर उसकी हिस्ट्रोस्कोपी इंडिकेटेड हो जाती है। ठीक है। इसी तरह मैं सना और नूर का क्वेश्चन अभी लेती हूँ, बस 2 मिनट। इसी तरह प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर सबसे पहले तो आप उसका क्लिनिकल, उसका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने बेसलाइन और अल्ट्रासाउंड मांग लिया, and you have done the clinical examination already. And in clinical examination, if you are seeing a bulging membrane at the level of hymen, then it is definitely a case of imperforate hymen. फिर आप उसको बहुत लंबी चौड़ी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है कि आप कहो कि मैं इसकी केरोटाइपिंग कराऊंगी, मैं इसका ये कराऊंगी, मैं इसका एफएसएच, इवन यू डोंट इवन नीड एफएसएच चैलेंज if you can see a bulging membrane at the level of hymen, you just do the investigation, still ultrasound report, and then you take her to operation theater and treat the imperforate hymen by giving the cruciate incision. और एक्सक्यूज मी, और इसी तरह बल्जिंग मेम्ब्रेन नहीं है, बट ऑन अल्ट्रासाउंड देयर इज लाइक हेमाटोमेट्रा एंड ऑल दैट, तो फिर आप उसका एमआरआई करा सकते हो टू चेक फॉर द वेजाइनल सेप्टम। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और प्राइमरी हेमेनोरिया है, तो डेफिनेटली फिर आप उसकी कैरियोटाइपिंग भी कराते हो, और उसके बाद आप फैसला करते हो, एंड देन इट डिपेंड्स दैट इफ शी इज हैविंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और नॉट, एंड if the secondary sex characters are there, then are not there, फिर आप estradiol levels अब हो सकते। तो ठीक है, और उसके अलावा, और जी सना आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम एक पेशेंट है 32 ईयर्स ओल्ड, पैरा 1.5 मंथ की ऑन एंड ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन थी, और स्कैन पे उसका उन्होंने दिया था सिस्टिक मैस 64 इन। हाँ, मैं फोन कर सकता हूँ। जी, मुझे आपकी आवाज कट गई सना। सना का शायद थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। चलो उतनी देर हम नूर का क्वेश्चन ले मैस। लेते हैं, फिर सना। हाँ सना जी, आप बोले, आपकी आवाज नहीं आ अच्छा रही थी। मैम, एक पेशेंट है 32 ईयर्स ओल्ड, उसको 1.5 मंथ की ऑन एंड ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन है, और मैम स्कैन पे उसके फीचर्स थे कि थिक वॉल्ड सिस्टिक इरेगुलर मार्जिन्स मैस है 5.4 इंटू 6.4 सेंटीमीटर, उसमें डेब्रिनस मैटर है, और सस्पिशियस लुकिंग राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट था। मैम इसका ट्यूमर मार्कर सारे नॉर्मल है,
और मदर जो है वो ट्रीटेड केस ऑफ एंडोमेट्रियल सीए है, तो इस केस में हमें सीटी स्कैन करवाना चाहिए? नहीं, उस पेशेंट की मदर एंडोमेट्रियल सीए की ट्रीटेड जी, केस है, ट्रीटेड केस है एंडोमेट्रियल सीए। इसका नहीं करना हमने। देखो 35 से पहले क्या 40 से भी पहले सीए एंडोमेट्रियम नहीं होता, नंबर 1। नंबर हम्म 2 तो ये तो बिल्कुल वो नहीं है। नंबर 2 ये कि एक उसकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ये इस पेशेंट का हेमरेजिक सिस्ट है। थोड़ा सा हिस्ट्री को भी कोरिलेट करना है ना। अब इस तरह के पेशेंट में जिसमें ट्यूमर मार्कर्स भी नॉर्मल है और इस तरह का हम्म आ रहा है, तो आप अब सीटी और एमआरआई के चक्करों में पड़ोगे तो किधर जाओगे? ट्यूमर मार्कर्स हम्म नॉर्मल आ गए, शी इज ए यंग पेशेंट, शी डेफिनेटली इज हैविंग हेमरेजिक। मुझे तो आपके सिनेरियो से डायग्नोसिस समझ में आ गया था। हम्म ठीक है मैम, यही ठीक है ना? पूछना था। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है एंड देन दे हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट बट दे आर यंग, तो हम्म ज्यादा हमारा जहन जाता है टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस ऑलरेडी। लेकिन चलो एंडोमेट्रियोसिस में फिर भी आपने ज्यादा सेफ होने के लिए, बिकॉज इट्स अ सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस के सारे फीचर्स वही हैं जो सीए ओवरी के हैं, तो देयर इज नो हार्म कि हम चलो इसके ट्यूमर मार्कर्स भी करा लें, लेकिन उसमें भी CA125 हमें एंडोमेट्रियोसिस की इंडिकेशन देगा। तो लेकिन उसके ठीक। बाद सीटी करा लेना, सिर्फ इसलिए सीटी तब आप कराओगे अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस की तरफ सस्पिशन जा रहा है और हजारों में आ गया हुआ है CA125, तो जी फिर आप सीटी करा लो। लेकिन ठीक है। 500-600 तक विद एंडोमेट्रियोसिस एंड कॉम्प्लेक्सेस, उसमें भी इवन सीटी कराने की जरूरत है, तो आपको कुछ क्लिनिकली भी कोरिलेट करना है। ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है जी, नूर। थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम, मुझे ये पूछना था कि जो AMH का वैल्यू है वो 35 से अबोव हो तभी कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। 35 एंड अबव बिल्कुल, उससे अलावा ना कराए। और उससे कम हो तो हम नहीं मांगे AMH। नहीं, ठीक है ना, बिकॉज AMH इज एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन और ये हमने ओवेरियन रिजर्व देखना है। बेहतर है 35 एंड अबव में इसलिए करा लें क्योंकि 35 के बाद थोड़ा ओवेरियन रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। शी इज ऑलरेडी केस ऑफ सबफर्टिलिटी, व्हाट इफ शी इज 38 years of age and she comes with the AMH report of 0.8, और तो फिर तो आप उसका बहुत टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, इवन ओव्यूलेशन इंडक्शन और इवन IUI पे फिर आप उसको IVF भी डायरेक्ट ऑफर कर सकते हो, बिकॉज ओवेरियन रिजर्व इज वेरी डाउन। तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, मैनेजमेंट बदल जाएगी। इसलिए 35 से कम ही में ठीक होता है, खामखा नहीं कराने की जरूरत है मगर। ठीक है ना? चलें, गुड। सो हमारे गायनी की तो तकरीबन पूरी हो गई है। क्विकली ऑप्स की बता देती हूँ। ऑप्स के अंदर हमने बेसलाइन कर ली और हमने बेसिक एक अल्ट्रासाउंड, डेटिंग, एनॉमली और रिसेंट स्कैन मांगने। उसके बाद एक कंफ्यूजन जो आती है कि सीरियल ग्रोथ स्कैन किस में मांगने हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड किस में कराना है, और कोई चीज तो नहीं होती खास। सो ये जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, एक तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डायबिटीज में आप 28 और 32 वीक्स पे बेसलाइन डॉपलर कराते हो। ठीक है। उसके अलावा डॉपलर आप हर उस पेशेंट में कराते हो जिसमें आपकी फंडल हाइट इज नॉट अ वेरी गुड क्राइटेरिया टू टेल यू अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बेबी। फॉर एग्जांपल, एक जैसे कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस में फंडल हाइट बहुत ज्यादा आती है एंड यू कैन नॉट रियली असेस फंडल हाइट इन एवरी विजिट ऑफ द पेशेंट कि उसका ग्रोथ ठीक चल रही है या नहीं। तो इस उस पॉलीहाइड्रोएमनियोस में भी आप 28 और 32 वीक्स पे डॉपलर कराओगे। इसी तरह आप मैक्रोसोमिया में कराओगे। इसी तरह आप स्मॉल फर जहां पर आपको फंडल हाइट छोटी आ रही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ओलिगोहाइड्रेमनियोस हो या वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, जो आपने डॉपलर कराना है बिकॉज आपने साथ ही बेबी का HD रेशो भी साथ देखना है। और वंस यू हैव स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी डायग्नोज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड और यू हैव IUGR लाइक SD रेशो डिस्टर्ब आ रही है, तो आप उसके फिर सीरियल ग्रोथ स्कैन्स भी लेके चलोगे। और उसके अलावा और कौन सी इन्वेस्टिगेशन? बस यही होती है इसमें ऑप्स में। जी सना। मैम TVS हम करवा सकते हैं अगर पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर सर्वाइकल लेंथ के लिए? सर्वाइकल लेंथ के लिए TVS से ज्यादा तो वो ब्लैडर फुल करके ऊपर से मेजर करते हैं सर्वाइकल लेंथ। वेरी फ्रैंकली विजाइनल बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, एक्सेप्ट कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी और आपने इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है और उसके लिए कोई बहुत आपको अर्जेंसी है, तो फिर आप TVS करा सकते हो। वरना TVS आपको सर्वाइकल लेंथ तो वो बड़ी अच्छी बताते हैं ब्लैडर फुल करके, और वो देख लेते हैं ऊपर से। और मैम ये अगर रिकरेंट मिसकैरेज की केस है तो फिर एंडोमेट्रियम की हम जो है बायोप्सी वगैरह कुछ मांगेंगे या ना मांगे? नहीं, रिकरेंट मिसकैरेज में एंडोमेट्रियल बायोप्सी का कोई लेना देना नहीं है।
आप इस वक्त फिलहाल, ऑल दो रिसेंट एडवांसेस में तो हैं बातें, लेकिन इस वक्त आपने एग्जाम में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे कुछ नहीं देख सकेंगे। सो उससे बेहतर ये है कि इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट तो आप उसके एपीएलएस के और थ्रोम्बोफिलिया के टेस्ट करा लो, या मे बी कैरियोटाइपिंग ऑफ बोथ पार्टनर्स। ओके मैम। ठीक है, चलो गुड। आई थिंक अपने कुछ मेन सारी कवर कर ली है, और थोड़ा सा आई होप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में ही मांगनी है, और खामखा नहीं मांगनी, क्योंकि वहां जाके फिर आप ना फिर एग्जामिनर थोड़ा तंग होगा। और दूसरी ये बात कि आई अपलोड दिस लेक्चर ऑन द चैनल ऑल्सो, ताकि आप इसको दोबारा से भी देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी तेजी से भी मैंने कवर की, बट आप उसको देख भी सकोगे क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी थी। ठीक है ना, मैडम छोटी छोटी टिप्स जी। मैडम इस बार ना एग्जाम में एक सिनेरियो आया था, जो लिंट स्टेशन होती है शार्ट केस जो था, वो एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ जा रहा था ना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आई थी। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का मैंने स्टेशन पास किया। जब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में मैं गई तो एग्जामिनर ने ना मुझसे दोबारा एग्जामिनेशन पूछी पेशेंट की। तो मैंने उनको हम्म ना शॉर्ट डिब्रीफ करके बताया। फिर जब मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी मांगी तो उन्होंने कहा आप बायोप्सी कब करेंगे, आउट पेशेंट प्रोसीजर है। तो आपने एग्जामिनेशन में की क्यों नहीं बायोप्सी? मैं अब आपको वो बायोप्सी नहीं दूंगी। इसका जवाब ये था कि इस केस के अंदर शी इज पोस्ट मेनोपॉजल विद दिस टाइप ऑफ थिकनेस, जो भी अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने बताया कि देयर आर 3 ways आई कैन डू द बायोप्सी। एक तो पहले है, बट इट हैज गॉट वेरी लेस सेंसिटिविटी विच इज 40%। दूसरा है ब्लाइंड टीएनसी, जिसकी मेरे ख्याल है 85 या 89% सेंसिटिविटी है। और तीसरा है हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल सैंपलिंग विच जिसकी सेंसिटिविटी 99% से ज्यादा है, राइट। सो उसका ये जवाब था कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में, बिकॉज आई एम सस्पेक्टिंग सी एंडोमेट्रियम, आई वुड लाइक टू डू hysteroscopic guided endometrial sampling so that I should not miss any of the sample. That's why मैंने एग्जामिनेशन के साथ पे पहल नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी। आपको ये इसी तरह ही पता होनी चाहिए विद द इंसिडेंट, विद द विद द परसेंटेजेस कि किसकी कितनी सेंसिटिविटी है, ताकि आप वेयर एंड देन एग्जामिनर को, मुझे कहते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के बता सको कि मैंने उस उधर क्यों नहीं किया और मैं अंडर एनेस्थीसिया क्यों कर रही हूँ। वो तो इतना गुस्सा हो गई, कह रही है कि वैसे कह रही हो कि बायोप्सी आउट पेशेंट प्रोसीजर है और तुमने एग्जामिनेशन की नहीं, अब मैं क्यों दूं? आउट फिर पेशेंट उन्होंने प्रोसीजर में आपने कहना था मैडम, इन आउट पेशेंट प्रोसीजर आई वुड हैव मिस 60% ऑफ द सैंपल एंड शी मे कम आउट टू बी नॉन सर मिलिग्नेंट केस। ठीक है ना, तो एज आई डोंट वांट टू, अब इतनी एम्बरेस होती वहां पे, यही तो कॉन्फिडेंस देखना उन्होंने। ठीक है, एट टाइम्स सर एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए ऑफेंड होना भी प्रिटेंड करे, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट अ वेरी सीधा एग्जाम। इसमें आपको वो अच्छे एक्सप्रेशंस देके पास करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। वो आपको हर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस और हर तरीके से एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। आपको हर तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू टॉक इन साइंटिफिक वे कि इतने परसेंट में ये हो रहा है, इतने परसेंट में ये हो रहा है, मैं इसलिए ये कर रही हूँ। ठीक है ना, तो आपने, और जाहिर है तभी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा जब व्हेन यू नो यू आर सेइंग द राइट थिंग। ठीक है, तो आपने इस तरह से प्रिपेयर होके जाना है इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी ठीक है मैम। जी। जी मैम, एक पेशेंट था, उसमें सेकेंडरी एमेनोरा के साथ सारा हार्मोनल प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल थे, ओनली TSH वाज 4.5। तो क्या इस लेवल पे हमें पूरा थायराइड प्रोफाइल लेना है या पेशेंट का, या क्या You करना can है? ask for, yes, you can ask for the complete thyroid profile. You can get an idea from an endocrinologist also. लेकिन अगर सेकेंडरी एमेनोरिया इस तरह का है, जैसे मैंने कहा कि अगर विड्रॉल ब्लीड के साथ वो ब्लीड नहीं कर रही विड्रॉल मेडिसिन के साथ, और Then साथ she ही उसका FSH bleed सब with कुछ नॉर्मल, withdrawal. She बस was given PCO में थायराइड हाइपोथायराइड इज मोर देन 12% इन पेशेंट्स ऑफ PCO। तो पीसीओ में तो बहुत कॉमन है थायराइड हाइपोथायराइड होना। तो शी इज अ केस ऑफ पीसीओ विद हाइपोथायराइड एक्चुअली। ठीक है but ना, we can मतलब थायराइड प्रोफाइल पूरा हमें करवाना चाहिए इस पेशेंट का, या पीसीओ में करवाना? तो वैसे भी आप अगर करा लो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अननोइंगली पीसीओ में हाइपोथायराइड आपको मिल जाता है रिपोर्टों में, नोट करना क्लिनिकली भी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। चलिए।